हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़ है। यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी से बनने वाले इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। और आज की वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का यानी कि भूगोल की क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 से बनने वाले इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर चैप्टर का नाम भी देख लेते हैं। चैप्टर का नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। और अगर इसको हम लोग हिंदी में देखें तो हिंदी में इसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो ये चैप्टर का नाम है। इससे बनने वाले बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो हमारी वीडियो है ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है, तो दोनों ही बच्चे इसका अच्छे से फ़ायदा उठाइए। ठीक है, और इसका जो डिटेल चैप्टर है उसको हम लोग पहले ही पढ़ा चुके हैं, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जाकर देख लीजिए। और इसका जो लिंक है वो हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, इसको स्किप बिल्कुल ना करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मैनग्रोव्स आर फाउंड ऑन द डेल्टाज ऑफ। मैनग्रोव वनस्पति किन नदी के डेल्टा वाले भाग में मिलती है। ठीक है, मैनग्रोव वनस्पति के बारे में पूछा है। तो अब ये पूछा है कि कौन कौन सी नदियों के डेल्टा वाले भाग में मैनग्रोव्स जो है वो पाए जाते हैं। तो क्या ये गंगा महानदी कृष्णा गोदावरी में है, या गंगा महानदी तापी कृष्णा में है, या गंगा गोदावरी नर्मदा कृष्णा में है, या फिर तापी नर्मदा गंगा गोदावरी में है। तो इसका सही आंसर है कि ये गंगा महानदी कृष्णा और गोदावरी जो डेल्टा बनाती हैं उन वाले रीजन्स में ये पाया जाता है। अब देखो इसको हम लोग समझ लेते हैं। अब देखिए ये है हमारा प्रायद्वीपीय पठार यानी कि पेनिनसुलर इंडिया। अब देखो हमने आपको पहले ही बताया था कि दो नदियाँ ऐसी हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदी हैं, कि नर्मदा और तापी। ये वो नदी है जो कि पश्चिम की तरफ गिरती है यानी कि अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं, वेस्ट में गिरती हैं। तो यहाँ पर ये जो नदियाँ हैं ये डेल्टा नहीं बनाती। ठीक है, ये क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती हैं। तो अब देखो इसी छोटी सी नॉलेज से हमारा क्वेश्चन का एकदम सही आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पर जहाँ भी आपको तापी दिख रहा है, नर्मदा दिख रहा है, तो वो हम लोग रूल आउट कर देंगे, काट देंगे। तो हमारा परफेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? गंगा महानदी कृष्णा गोदावरी। अब देखिए ये जो गंगा नदी है, गंगा नदी भी कहाँ गिरती है? ये गिरती है बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, यहाँ क्या है? यहाँ बंगाल की खाड़ी है, तो ये यहाँ से गंगा नदी गिर गई। ठीक है, फिर आगे गोदावरी आ गई, फिर है आपकी कृष्णा महानदी। ये सारी की सारी नदियाँ जो है ये बे ऑफ बंगाल में ही गिरती हैं और यहाँ पर अपने मुहाने पर क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल सॉइल, उर्वरक मिट्टी का एक बड़ा सा मैदान बनाती हैं। ठीक है, तो ये जो है महानदी, गोदावरी और कृष्णा, तो और ये हो गई हमारी गंगा नदी। तो ये क्या बनाती हैं? बड़े बड़े डेल्टास बनाती हैं, बहुत ज़्यादा उर्वरक यहाँ की मिट्टी है, सॉइल है, और यहाँ बहुत अच्छी खेती भी होती है। ठीक है, और यहीं पर ये जो मैनग्रोव्स होते हैं ये पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस आर नॉट करेक्ट। यहाँ पर हमें गलत बताना है कि कौन से मिलान जो हैं वो हमारे गलत हैं। तो गलत वाला ढूंढेंगे। देखो पहला है नंदा देवी, क्या उत्तराखंड में पड़ता है? पचमारी मध्य प्रदेश में है, मानस असम में है, और सुंदरबन उड़ीसा में है। देखिए ये सारे सही हैं, लेकिन ये गलत है सुंदरबन वाला। सुंदरबन उड़ीसा में नहीं है, ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में है। तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमें क्या ढूंढना है? इसमें से गलत वाला ढूंढना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायो रिजर्व्स ऑफ इंडिया इज़ नॉट इंक्लूड इन वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व्स। यानी कि इनमें से कौन से जो बायो रिज़र्व हैं हमारे देश के वो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिज़र्व में नहीं हैं। ठीक है ना, क्योंकि नॉट इंक्लूड पूछा है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि नॉट पूछा है या फिर जो इंक्लूडेड है वो पूछा है। हिंदी में देख लेते हैं, भारत के कौन से जीव मंडल
यहाँ ने नहीं आएगा, ठीक है। भारत की कौन से जीव मंडल नीचे विश्व के जीव मंडल नीचियों में नहीं लिए गए हैं, ये बताना है हमें। तो क्या वो मानस है या गल्फ ऑफ मन्नार है, नीलगिरी है या पन्ना है? देखिए इसका सही आंसर आएगा मानस, ठीक है। अब हम इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो जान लेते हैं। अब देखिए हमारा जो देश है भारत देश, उसके अंदर 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ठीक है। 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। अब इनमें से इन 18 में से 12 जो हैं, ठीक है, 18 में से 12 जो हैं वो वर्ल्ड नेटवर्क यानी वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व में शामिल हैं। ये 12 वाले शामिल हैं, ठीक है। और हिंदी में अगर बोलें तो ये क्या है, 18 जीव मंडल नीचे हैं, ठीक है। 18 क्या है, जीव मंडल नीचे हैं, नीचे, ठीक है। और इनमें से जो 12 हैं, इनमें से जो 12 हैं वो जीव मंडल नीचे में हमारे जो हैं वो जीव मंडल नीचे में लिए गए हैं, ठीक है, विश्व के। तो अब सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि हम उन 12 के नाम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो उन 12 के नाम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला आपका आता है सुंदरबन। कौन सा आता है, सुंदरबन आता है। फिर आता है आपका नंदा देवी आता है, ठीक है। फिर आता है गल्फ ऑफ मन्नार आता है, गल्फ ऑफ मन्नार हो गया। फिर ये हो गया नीलगिरी हो गया। फिर है आपका नौकरेक है। फिर है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। और एक है आपका सिमली पाल, ठीक है। फिर है आपका पचमारी, पचमारी। फिर ये है अचनक कमर, ठीक है, अचनक मर, अमरकंटक में, ये अमरकंटक में है। फिर है अगस्थी माला, अगस्थ्य मलाई, ठीक। फिर है कंचनजुंगा, कंचनजोंगा। और एक है आपका पन्ना। तो ये 12 वो हो गए जो कि किस में है, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व में है, यानी कि विश्व के जीव मंडल नीचियों में है। अब यहाँ क्वेश्चन में नहीं वाला पूछा है, तो देखिए इसमें नहीं वाला हमारा मानस है, मानस का नाम यहाँ नहीं आया है, तो यही इसका आंसर भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन डज रबर बिलोंग टू? रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है, ठीक है। तो क्या वो टुंड्रा से है, हिमालय से है, मैनग्रोव से है या फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन से है? तो इसका सही आंसर क्या आएगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षावनों से है। किससे है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। और वर्षावन मैंने आपको बताया था कि वर्षावनों का एवरग्रीन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जहाँ पर बहुत अच्छी वर्षा होती है, पानी होता है, ठीक है ना, तो वहाँ पर ग्रीनरी रहती है हमेशा ही, एक साथ पतझड़ वहाँ पर नहीं आता, ग्रीनरी रहेगी तो उसको क्या बोलेंगे। लेकिन रीजन कौन सा है, रीजन है ट्रॉपिकल, हिंदी में बोले तो उष्णकटिबंधीय वाला हमारा क्षेत्र है, लेकिन है वो वर्षावन। अब यहाँ पर बारिश कितनी होती है, बारिश होती है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा, ठीक है, 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा। तो रबर जो है वो भी इन्हीं वाले इलाकों में पाया जाता है। अब रबर के साथ और भी बहुत सारे जो है पेड़ हैं, जैसे कि इबोनी हो गया, ठीक है, महागनी हो गया, महोगनी है, रोज़वुड है, सिनकोना है, रबर है, ये सब हैं। तो आप समझ गए कि यहाँ पर वर्षावनों से क्या मतलब है। चलिए नेक्स्ट है, देखो आगे जाने से पहले चैनल के बारे में जान लेते हैं। हमारे चैनल पे कई सारी सीरीज़ हमने चला रखी हैं। तो पहली है हमारी बिहार स्पेशल सीरीज़ की। बिहार स्पेशल सीरीज़ में जो बिहार में इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियोस हम लोग डालते हैं। जैसे कि हम लोगों ने बिहार की हिस्ट्री को कवर किया है 3 वीडियोस में। यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने 1 लाइनर में कवर किया है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग ज्योग्राफी की भी अपलोड कर रहे हैं। और करंट अफेयर की बात करें तो पिछले 6 महीने के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर भी हमने डाले हैं। और करंट अफेयर बिहार के रेगुलरली पर मंथ आते रहते हैं, ठीक है। फिर अगली है हमारी NCERT की सीरीज़ है,
देखिए डिटेल तो मैंने वो आपको बताया है कि पहले पूरा हम लोग अच्छे से डिटेल में चैप्टर पढ़ते हैं, नोट्स भी दिए जाते हैं इसके साथ साथ। इनसे बनने वाले MCQs की जो हम अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये वही है, ठीक है। और काफ़ी बहुत सारी सीरीज़ आप जाके देख सकते हैं। और मंथली मैगज़ीन में पूरे महीने के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को वन लाइनर में कवर किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स ही हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। चलिए तो चैनल में जाइए और विज़िट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेशन इज़ इंक्लूडेड इन नेचुरल वेजिटेशन। निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति प्राकृतिक वनस्पति है। तो यहाँ क्या पूछा है, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पूछा गया है। तो क्या वो फल है ना, फ्रूट यानी फल है, या ऑर्किड यानी बागान है, या फिर कल्टीवेटेड क्रॉप, या फिर कृषिकृत फसलें हैं। ये फसलें आएगा, ठीक है। देखिए इसका आंसर आएगा नन। इसमें से कुछ भी प्राकृतिक वनस्पति नहीं है, ठीक है। तो अब प्राकृतिक वनस्पति होती क्या है। देखिए प्राकृतिक वनस्पति वो वनस्पति है जो कि मनुष्य की सहायता से हमने नहीं उगाई, ठीक है। उसमें हमने मनुष्य की हेल्प बिल्कुल भी नहीं ली, उसके बिना मनुष्य ने कोई हेल्प नहीं करी, अपने आप ही वो पैदा हो गई, ठीक है। अपने आप स्वतः ही, नेचुरल ही, और लंबे समय तक उस पर मानव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यानी कि मानव ने ना तो वहाँ पर जल डाला, ठीक है, ना ही वहाँ पर खाद डाली, ठीक है, ना ही मौसम के अनुसार उसकी केयर करी, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर यहाँ पर आ जाते हैं कि हम इंसानों ने यानी कि किसानों ने, मानव ने वहाँ पर ना तो पौधों को पानी दिया, ना ही उसकी कटाई छटाई करी, ना ही खाद डाली, यानी कि अपना इंटरफेरेंस नहीं करा, तो वो अपने आप उग गए। जैसे कि जंगल में पेड़ पौधे उगते हैं, ठीक है, जंगल में पेड़ पौधे उगते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति की प्राकृतिक तौर पे वो खुद ही स्वतः ही फल फूल रहा है वो एरिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या फल ऐसा होता है, नहीं। देखो फल हमारे जो किसान लोग हैं वो फलों के बागान लगाते हैं बड़े बड़े, तो उसको हम नहीं बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही फूलों के बागान लगाते हैं तो ये नहीं आएगा। और कल्टीवेटेड क्रॉप जो हमारे जो किसान हैं वो जो खेती करते हैं, गेहूँ चना है ना, पूरा अनाज उगाते हैं, तो वो भी नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर वो लोग टाइम से उनको पानी देते हैं, खाद देते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं पूरे खेत की, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ चुका होगा प्राकृतिक वनस्पति यानी कि नेचुरल वेजिटेशन में अंतर, ठीक है। और कल्टीवेटेड क्रॉप्स, ये जो है ये सारी कल्टीवेटेड क्रॉप्स हैं, यानी कि कृषिकृत फसलें हैं। कैसी फसलें हैं, कृषिकृत फसलें हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज सिमलीपाल बायो रिजर्व लोकेटेड। सिमलीपाल जीव मंडल नीचे कौन से राज्य में स्थित है। देखो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ पर है। तो क्या ये पंजाब में है, दिल्ली, उड़ीसा या वेस्ट बंगाल। तो इसका सही आंसर है ये उड़ीसा में है स्थित। चलिए अगला देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेशन इज़ आइडेंटिफाइड इन अवर कंट्री, यानी कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पतियां भारत में पाई जाती हैं, ठीक है। अब ये हमारा जो देश है वहाँ पूछा है कि हमारे भारत देश में कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, किस प्रकार की पाई जाती हैं। तो क्या वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमारे देश में पाए जाते हैं। सेकंड, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, यानी देखो एवरग्रीन को क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, ठीक है। और डेसिडुअस का मतलब है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, डेसिडुअस मतलब है पर्णपाती। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, उष्णकटिबंधीय कटीले वन एवं झाड़ियाँ। तो देखिए ये सारे ही हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है, सारे हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं। इंडिया बहुत बड़ा देश है, ठीक है, उसमें अलग अलग जगह के क्या हैं जो वहाँ पे वनस्पतियाँ हैं, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग है, वहाँ के मौसम के अकॉर्डिंग है, ज़मीनों के मिट्टियों के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर वनस्पतियाँ भी अलग अलग तरह की हैं, ठीक है। तो ये सारी ही हैं, तो इसलिए इसका आंसर सारा आएगा। अब देखो एनसीईआरटी में जो है ना वो मेनली 5 तरह की दे रखी हैं, 5 तरह की दे रखी है। तो देखो नंबर 1 तो है आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन, जो मैंने अभी बताया है आपको, उष्णकटिबंधीय सदाबहार।
सेकंड नंबर पे है ट्रॉपिकल डेसिडुअस उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, और थर्ड पे है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट और स्क्रब्स। ठीक है, अब हम लोग 4 नंबर देख लेते हैं कि चौथा कौन सा है। तो चौथा है ये मॉन्टेन फॉरेस्ट। ठीक है, मॉन्टेन फॉरेस्ट यानी कि पर्वतीय वन। मॉन्टेन फॉरेस्ट मतलब हो गया पर्वतीय वन। और पांचवा है मैनग्रोव्स। ठीक है, पांचवा क्या है, मैनग्रोव्स फॉरेस्ट। तो मैनग्रोव को हिंदी में भी मैनग्रोव ही बोलते हैं। तो ये 5 तरह के टोटल हो गए, 3 क्वेश्चन में दे दिए और 2 मैंने आपको यहाँ बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ा दिया है। अब उसमें से हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है उसके संबंध में कौन कौन से कथन जो हैं वो सही हैं। तो पहला देख लेते हैं, रेस्ट्रिक्टेड टू हैवी रेनफॉल एरियाज, क्या ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में सीमित है। चलिए सेकंड देख लेते हैं, ट्रीज रीच ग्रेटर हाइट अप टू 60 मीटर, क्या वृक्षों की ऊंचाई जो है वो 60 सेंटीमीटर या उससे भी अधिक होती है, क्या ये स्टेटमेंट सही है। थर्ड क्या है, रीजन इज़ वार्म एंड वेट थ्रू आउट द ईयर, यानी यह क्षेत्र वर्ष भर गर्म और आर्द्र रहते हैं। जी हाँ, ये सारे ही ऑप्शन जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में ये सारे जो कथन है सही है। अब देखो थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाए ना तो हम इसको वैसे भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सदाबहार वन दे रखा है। सदाबहार वन होते हैं जहाँ पर वर्षा जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, यानी कि वर्षा बारिश जो है बहुत अच्छी होती है। तो वैसे कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की होती है। तो जहाँ पर वर्षा अच्छी होगी तो देखिए उसी वाले क्षेत्र में ये पौधे मिलेंगे। तो हमने इसको लॉजिक से कर लिया। जी हाँ, अब जहाँ पर वर्षा अच्छी है तो देखो वहाँ के पेड़ पौधे फलेंगे फूलेंगे, तो उनकी लंबाई भी अच्छी हो जाएगी। और वहाँ का जो रीजन है यानी जो क्षेत्र है वो गर्म और गीला आर्द्र रहेगा थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। देखिए यहाँ पर जो इनकी हाइट है ना, उनमें क्योंकि पेड़ जो हैं वो वर्षा वनों में है तो उनके बीच में बड़ा कंपटीशन रहता है। ठीक है, सनलाइट को लेकर, धूप को लेकर के, तो ये जो है कंपटीशन के चक्कर में खूब ऊंचे ऊंचे हो जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर इनकी हाइट लंबी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन विच ईयर इन इंडिया। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था। किस वर्ष में किया गया था, देखिए ये बहुत सिंपल है, 1972 में किया गया था। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है रीजन रिसीविंग रेनफॉल, एक साथ आएगा, रेनफॉल बिटवीन 200 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर फॉरेस्ट टाइप, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वर्षा 200 से 70 सेंटीमीटर तक होती है वहाँ पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो क्या ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, या फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन जिसको हिंदी में कहते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, या मैनग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, या फिर मॉन्टेन यानी कि पर्वतीय वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा यह है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट यानी कि पर्णपाती वन। ठीक है, पर्णपाती वन कौन से होते हैं, ऐसे पेड़, ठीक है, ऐसे पेड़ जो कि अपनी पत्तियाँ जो हैं सूखे में गिरा देते हैं, जब बारिश नहीं होती है एक साथ गिरा देते हैं, उनको बोलते हैं पर्णपाती। देखो एवरग्रीन में बारिश कितनी थी, एवरग्रीन में थी 200 सेंटीमीटर। ठीक है, अब थोड़ी सी बारिश कम हो गई, 200 से 70 के बीच हो गई है बारिश, तो ये फॉरेस्ट का टाइप कैसा हो गया, पर्णपाती हो गया, यानी कि डेसिडुअस हो गया। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जो वृक्ष होते हैं वो अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं 6 से 8 सप्ताह के लिए, गर्मी के टाइम पे ये लोग गिरा देते हैं। ठीक है, कौन से मौसम में, गर्मी में पानी नहीं होता ना, इसीलिए इसको बचाने के लिए ये लोग गिरा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है टाइप ऑफ वेजिटेशन इज़ फाउंड इन, टाइप ऑफ वेजिटेशन इज़ फाउंड इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग सेमी एरिड एरियाज ऑफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी एंड हरियाणा, यानी कि भारत के उत्तर पूर्व राज्य
ये उत्तर पश्चिम आएगा, उत्तर पूर्व नहीं है, ठीक है। उत्तर पश्चिम राज्य जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। तो ये हमारे जो भारत है, पूरा भारत जो देश है, देखिए यहाँ पर अगर मैं इसका एक रफ डायग्राम बनाऊँ तो ये है हमारा भारत देश, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला रीजन पूछा है आपसे, उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम वाला एरिया पूछा है। तो यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो क्या वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन है। देखो एवरग्रीन नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर जब बारिश आती है ना तो बहुत ही कम बचती है यहाँ पर बारिश आते आते, ठीक है। तो ये हमारा कट गया। ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ठीक है, तो अभी ये भी नहीं है क्योंकि ये एरिया बहुत सूखा होता है। तो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, ये वाला आंसर इसका आएगा, यानी कि उष्ण कटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ, क्योंकि यहाँ पानी नहीं होता। अब ये वाला जो रीजन आपको पता है, यहाँ पर थार डेजर्ट है, थार रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में कैसे होते हैं, कटीले वन और झाड़ियाँ होती हैं, तो यही इसका आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है हमारा, रूट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर सबमर्ज्ड अंडर वाटर। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों के पेड़ों की जड़ पानी में डूब जाती है। अब देखो ऐसे पेड़ भी होते हैं जिनकी जो जड़ है वो पानी में डूबी रहती है, तो क्या वो थॉर्नी वाले होते हैं यानी कांटेदार हैं, या एवरग्रीन सदाबहार है, या एल्पाइन है, मैनग्रोव है। देखो इसका सही आंसर है कि ये मैनग्रोव होते हैं, ठीक है, ये मैनग्रोव होते हैं। अब ये मैनग्रोव देखो कहाँ पाए जाते हैं, ये मैनग्रोव जो हमारा तटीय क्षेत्र होता है ना, तटीय कोस्टल एरियाज़ जो होते हैं, ये वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको तट बताया है, इनमें पाए जाते हैं। इन पेड़ों की जो जड़ें होती हैं, इन पेड़ों की जो जड़ें हैं यानी कि जड़ें हैं वो क्या हैं, वो पानी में डूबी रहती हैं, ठीक है। और इनका जो एरिया है यानी कि जो इनका क्षेत्र है, तो वो कौन सा एरिया है, वो एरिया है जैसे कि गंगा का डेल्टा हो गया, यहाँ पे गंगा का डेल्टा हो गया, फिर महानदी का ने यहाँ डेल्टा बना लिया, ठीक है। ऐसे ही कृष्णा, गोदावरी और कावेरी, तो ये गोदावरी आ गई, कृष्णा आ गई, कावेरी आ गई, यहाँ पे अपने डेल्टा होते हैं और यहाँ उनका पानी भी होता है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में आ गया पानी, ठीक है। तो बस यहाँ पर अपने जड़ें होती हैं, ये उनमें पानी में इनकी जड़ें डूबी रहती हैं और यही इनकी खूबी है, इसी उससे हम इन वाले पौधों को पहचानते भी हैं, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 13, एवरग्रीन, एक मिनट, एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज, evergreen broadleaf trees such as the oak and chestnut predominate in which type of forest, ठीक है। अब ये पूछा है कि एवरग्रीन सदाबहार की जो पत्तियाँ होती हैं, बड़ी चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ हैं जैसे कि ओक हो गया, चेस्टनट हो गया, तो वो कहाँ मुख्य रूप से कौन से वाले जंगलों में पाई जाती हैं वनों में पाई जाती हैं। तो क्या वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाई जाती हैं यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती हैं, या ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट यानी कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाई जाती है, या माउंटेन फॉरेस्ट पर्वतीय वनों में, या थॉर्न फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। देखिए यहाँ पर एक ई ऑप्शन आएगा, तो ये आएगा वेट टेम्परेट टाइप ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है, वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका यही आंसर है कि वेट टेम्परेट, ये टेम्परेट है, ठीक है, वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। यानी अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो ये क्या आएगा, ये आएगा आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, ठीक है, इनमें पाई जाती है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है सिनकोना ट्री को लेकर। सिनकोना ट्री आर फाउंड इन एरियाज ऑफ रेनफॉल मोर देन, सिनकोना के जो वृक्ष हैं वो कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, क्या वो 100 सेंटीमीटर में पाए जाते हैं, या 70 में, या 50 में, या लेस देन 50 में पाए जाते हैं। तो देखिए सिनकोना जो होता है ना वो ट्रॉपिकल, पहली बात तो ये है कि वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन में पाया जाता है, ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे हम लोग उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो वर्षा होती है यानी कि जो रेनफॉल है
वो 200 से ज़्यादा होती है। तो इन चारों ऑप्शन में से ये ऑप्शन आएगा 100 सेंटीमीटर वाला, ठीक है। चलिए अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन औषधीय पादप के संबंध में सही है। जो औषधीय पौधे हैं ना, पादप मतलब पौधे, औषधीय पौधों के बारे में कौन से कथन सही हैं। देखो अब देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर आएगा सही नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा वहाँ पे ऑल्ट्रेशन कर लीजिए, यहाँ पर नहीं आएगा कि कौन सा सही नहीं है। तो हम देखते हैं, सर्पगंधा यूज टू ट्रीट द ब्लड प्रेशर, यानी कि जो सर्पगंधा है वो रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है। जी हाँ, ये होता है, रक्तचाप के लिए होता है। जामुन पाउडर ऑफ सीड्स यूज टू कंट्रोल द डायबिटीज़, जी हाँ, जामुन के बीज का जो है पाउडर बनाकर मधुमेह रोग में ये बहुत हेल्प करता है। इसके पाउडर लोग खाते हैं, बीज भी खा जाते हैं, ठीक है, जिनको डायबिटीज़ होती है। चलो यह अब है नीम। तो नीम है एंटीबायोटिक एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़। देखो सभी को पता है, कितनी सारी क्रीम्स ऐसी होती हैं, कितने सारे साबुन होते हैं, उनमें नीम होता है, बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, ठीक है ना। तो जैव और जीवाणु प्रतिरोध है, हाँ है भाई है। सारी खुजली वुजली पता नहीं किस किस चीज़ में नीम का प्रयोग होता है। तो अब तक तो हमारे सारे सही हो गए। अब आता है बबूल। अब क्या है, बबूल क्योर कफ एंड कोल्ड, जी नहीं, बबूल ज़ुकाम और खांसी की दवा में प्रयोग नहीं होता, ठीक है, यहाँ नहीं होता। बल्कि क्या होता है कि इसके जो पत्ते होते हैं ना, बबूल के जो पत्ते होते हैं वो आँख की फुंसी के लिए लाभदायक है, ठीक है। इससे प्राप्त जो गोंद होती है उसका प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए होता है। तो एक तो हो गया आँख के लिए कि आँख की जो फुंसी होगी उसके लिए हो गया, और एक हो गया हमारी फिज़िकल हेल्थ के लिए, ठीक है, शारीरिक शक्ति के लिए बबूल का प्रयोग किया जाता है। तो देखो ये हमारा गलत हो गया, तो यही हमारा आंसर भी आ गया, ठीक है। चलिए और देखिए यहाँ पर जो क्योर कफ एंड कोल्ड है ना, कफ एंड कोल्ड के लिए क्या होती है। देखो कफ एंड कोल्ड के लिए जो हर घर में पौधा पाया जाता है, तो वो पौधा कौन सा होता है, वो होता है तुलसी का पौधा। क्योंकि तुलसी में क्या हो, थोड़ी सी खांसी हुई तो हमने क्या करा, तुलसी के पत्ते चाय में डाल लिए, है ना। तुलसी के पत्तों में काली नमक, लौंग ये सब लगा के भी हम लोग खा लेते हैं। मतलब तुलसी बहुत फ़ायदेमंद होती है। आजकल हर कंपनी अपनी चाय में क्या डाल रही है, तुलसी डाल रही है। तो ये तो हमें पता है सारे की सारा, ठीक है। तो अब ये हो गए हमारे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 के, ज्योग्राफी क्लास 9 के। मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।